हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स कक्षा। और आज की इस वीडियो में अपन स्टैंडर्ड मैथ्स का सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है उसको सॉल्व करने वाले हैं फॉर क्लास 10th। और ये नीचे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं। जो गिवन टाइम है आपको पता है 2 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो है आपके पास कितने हैं, 40 मार्क्स का पूरा आपका टोटल पेपर होने वाला है। अब जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 14 क्वेश्चन, 3 सेक्शन में। पूरे क्वेश्चन पेपर में 14 क्वेश्चन आएंगे। 3 सेक्शन में पेपर डिवाइडेड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, ये नॉर्मल सी बात है। थर्ड पॉइंट है सेक्शन ए के अंदर यहाँ पे 6 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन यहाँ पर कितने का होगा, 2 मार्क्स का होगा। तो 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, तो अपने पास टोटल 12 मार्क्स हो गए। और इंटरनल चॉइस दी जाएगी यहाँ पर 2 क्वेश्चन के अंदर। इंटरनल चॉइस मतलब और वाले क्वेश्चन के दोनों में से कोई भी एक आपको यहाँ पर करना होता है, उस टाइप का। फोर्थ है अपना सेक्शन बी के अंदर 4 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्क्स का होने वाला है, तो 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, तो ये कितने का हो गया, ये भी 12 मार्क्स का आपका सेक्शन हो गया पूरा। इंटरनल चॉइस इसमें भी आपको, लेकिन इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर दी जाएगी। अब फिफ्थ पॉइंट है सेक्शन सी के अंदर। देखो क्या है अपने पास में, 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के आएंगे। इंटरनल चॉइस भी दी जाएगी एक क्वेश्चन के अंदर। तो अब देखो अपने पास में क्या हो गया, 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, तो टोटल अपने यहाँ पर 16 मार्क्स बन रहे हैं। तो ये फुल टोटल कितने बन गए अपने पास में, 40 मार्क्स। इस तरह का आपका पूरा पेपर होने वाला है अपना। तो अब शुरू करते हैं अपन, क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जल्दी से जाके चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। अब देखिए सेक्शन ए, जो कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP 6, 9, 12 एंड 15। तो इसका कहने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर ये कह रहा है कि इस AP की आप 25th टर्म और 15th टर्म का डिफरेंस अपन को बताना है। यहाँ पर टर्म का यानी कि पदों का डिफरेंस। तो सीधी सी बात है, ये जो गिवन स्टेटमेंट है आप इसको सॉल्व कर लो पहले। तो अगर अपन AP की यहाँ पर बात करते हैं, तो गिवन AP अपने पास में क्या है, ये दे रखी है यहाँ पर 6, 9, 12 एंड 15 एंड सो ऑन। ये एक AP है अपने पास में। और वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है A25 माइनस A15 की। तो पहले इसको रख लेते हैं अपन। और nth टर्म का अपन क्या किस तरह से निकालते हैं, अपन निकालते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। आप फाइनल एग्जाम्स को देने जा रहे हो तो आपके पास में एक चीज़ आपको कंफर्म होनी चाहिए कि पूरे अपने जितना भी कोर्स है टर्म 2 में आने वाला, उन सबके फॉर्मूलाज आपको एकदम कंफर्म याद होना चाहिए। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम सटीक तरीके से आपको सारे फॉर्मूलाज जो है वो याद होने चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, ये अपने पास nth टर्म का होता है निकालने का फॉर्मूला। तो A25 अगर अपन को गिवन है, तो A25 अगर गिवन है तो अपन क्या करेंगे, a प्लस 25 माइनस 1 डी, डिजिट यही करेंगे अपन यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन a प्लस 24 डी, क्योंकि यहाँ पर माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, a प्लस 24 डी आ जाएगा। उसी तरह सेम अपने पास रहने वाला है A15 का। तो A15 के लिए अपन क्या करेंगे यहाँ पर, a प्लस 15 माइनस 1 डी, तो a प्लस कितना आ जाएगा अपने पास में 14 डी। तो यहाँ पर लिख दो a प्लस 14 डी, इसकी वैल्यू अपन को चाहिए। और यहाँ पर a प्लस 24 डी आ गया माइनस a, ये माइनस इस प्लस से माइनस बन जाएगा, और ये भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस 14 डी। अब अपने पास में यहाँ पर आ गया a से a यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, 24 डी माइनस 14 डी अपने पास रह गया, और ये आ गया अपने पास में यहाँ पर 10 डी। ये वैल्यू है, लेकिन अपन को यहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी मालूम है। अगर एक AP जिसकी फर्स्ट टर्म 6, 9 और 12 है और ये 15 दे रखा है, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, +3 +3 +3। हर बार यहाँ पर +3 हो रहा है। तो इसके अंदर क्या करेंगे अपन, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू रख दो यहाँ पर 3, तो अपने पास में कितना आ गया, 30 आ गया। तो यहाँ पर 25th और 15th टर्म का डिफरेंस कितना आया यहाँ पर, ये आ गया अपने पास में 30। A25 माइनस A15 जो पूछा जाए आपको उसको लिखना है, तभी आपको जो मार्क्स है वो यहाँ पर फुल दिए जाएंगे। आपको एकदम एक्यूरेट तरीके से पूरा प्रोसेस फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये अपन ने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया। अब अपन सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखो अपने पास में, इफ 7th टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 5th टाइम्स द 5th टर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म। तो एक तरह से यहाँ पर अपन से A12 पूछा गया है। और यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पर लैंग्वेज में बोल रहा है ये कि 7 गुना करना है 7वीं टर्म का। तो अपन कर देते हैं यहाँ पर 7 गुना करना है 7वीं टर्म का, इज इक्वल, और किसके इक्वल होगा ये, 5 टाइम्स द 5th टर्म, 5th टर्म के 5 गुना के बराबर होगा। बस ये स्टेटमेंट थी अपने पास में, अपन ने लिख ली। इससे ही अपना जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा अपन से क्या था, A12 यहाँ से पूछा गया था। तो A12 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर a प्लस 12 माइनस 1 डी होगा। तो अपने पास में a प्लस 11 डी आ जाएगा यहाँ पर। इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। 7 A7 कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 माने 7 माइनस 1 डी इक्वल में 5 का मल्टीप्लाई a प्लस n क्या है 5 माइनस 1 डी, यही होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो, 7
ए प्लस, ये आ गया अपने पास में 6d, और यहाँ की अगर अपन बात करते हैं तो ये आ गया अपने पास में यहाँ पर 4d। तो 7 को अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 का ए से किया तो 7 आया, 7 का 6d से किया तो यहाँ पर 7 6 42 होता है, तो 42d आ गया। उसी तरह 5 का ए से करेंगे अपन 5a आ जाएगा, और 5 का ही 4d से करा तो 5 4 20 होता है, तो 20d यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल इसको सॉल्व करना है, तो इसको यहाँ पर ले आते हैं अपन। पॉजिटिव मतलब प्लस में है तो यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस का 42d। उसी तरह 20d को भी यहाँ पर ले आओ, ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पर 20d इक्वल टू 0। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 0 आ गया। अब इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ बचा अपने पास में 2a, 7 में से 5 गया तो 2a आ गया यहाँ पर, प्लस 42 माइनस 20 कितना बनेगा यहाँ पर, ये आ जाएगा अपने पास 22, तो प्लस 22d इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो अब देखो यहाँ पर 2 अपन यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही टर्म में यहाँ पर 2 है अपने पास में, तो इसको कॉमन लिया तो अपने पास रह गया a प्लस 11d इक्वल टू 0। अब इस 2 को आप यहाँ पर भेजोगे तो 0 अपॉन में 2 आएगा, उसका मतलब भी 0 ही होने वाला है यहाँ पर। तो एज इट इज अपना जो कंक्लूजन आया यहाँ पर a प्लस 11d 0 आया अपने पास। और अपन से पूछा देखो यहाँ पर क्या बन रहा था, a प्लस 11d वो क्या होता है, 12th टर्म होती है। इसकी वैल्यू तो अपन ने निकाल ली, यहाँ पर वो कितनी आई, 0 आई थी। तो बस यहाँ पर जो अपनी 12th टर्म है उसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 0। तो आपको ये भी लिखना है वहाँ पर, ये आ गया आपका यहाँ पर आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स का था। आपसे क्वेश्चन भी सीधे सीधे पूछे गए थे, यहाँ पर कोई इतने ज़्यादा टफ नहीं थे, नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसके जवाब आपको देने और 2 नंबर आपके। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड पर देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर इक्वेशन में एरर आ गया था, इक्वेशन अपनी करेक्ट है ये, mx 5x माइनस x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स। तो कंडीशन यहाँ पर अपन को दी गई है 2 इक्वल रूट्स वाली। तो 2 इक्वल रूट्स कौन से होते हैं अपने, 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन कौन सी होती है, व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये अपनी होती है 2 इक्वल रूट्स की। आपको यहाँ पर नेचर्स ऑफ रूट्स की तीनों कंडीशंस, तीनों की तीनों यहाँ पर एग्जैक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो अब देखो यहाँ पर इक्वेशन जो अपन को दी गई है यहाँ पर वो है mx 5x माइनस 6 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसको पहले अपन सॉल्व करते हैं। तो अपने पास में mx स्क्वायर इससे किया और ये आ गया यहाँ पर 5 माइनस 6mx प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने के बाद अपने पास में ये इक्वेशन आ गई। अब इसके अंदर नेचर्स ऑफ रूट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर रखना है और m की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर लेनी है। सीधा सा सवाल है और 2 नंबर मिल जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर अगर बात करें अपन a की, तो a है अपना यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट माने 5m। b की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर b है अपने पास x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर दे रखा है अपने पास में कितना है माइनस का 6m, और c की अगर अपन बात करें तो ये अपन को दे रखा है यहाँ पर 9। तीनों पता है तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 में अपन रख देते हैं। b का स्क्वायर करना है तो माइनस का 6m का स्क्वायर करेंगे माइनस 4, a की जगह अपन को रखना है यहाँ पर 5m और c की जगह अपन को रखना है यहाँ पर 9। सारी वैल्यूज रख दी। अब m की वैल्यू भी अपनी यहाँ पर आ जाएगी। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे अपन, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना यहाँ पर 36m स्क्वायर माइनस, अगर अपन इसको देखें एक तरह से 4 9 से कितना होता है 36 होता है, और यहाँ पर क्या है 5m भी दे रखा है, तो एक बार के लिए 5m को अपन ऐसे ही रहने देते हैं इक्वल टू 0। अब गौर करना कि यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है। अगर कॉमन की मैं बात करूँ तो 36 भी दोनों के पास है और एक m भी दोनों के पास में है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ से 36m कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर रह जाएगा अपने पास में m और यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा अपने पास 5 बराबर किसके आ जाएगा यहाँ पर 0 के इक्वल में आ जाएगा। और अगर आप कुल मिला के अगर अपन बात करें यहाँ पर अपने पास में क्या रह गया, तो इस 36m को उधर अगर अपन डिवाइड में भेज देते हैं तो 0 हो जाएगा। तो एक तरह से m माइनस 5 भी 0 आ गया और 36m को 0 के इक्वल रखेंगे तो m 0 आ जाएगा। यहाँ पर तो वैल्यू आ गई 5 और एक बार m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 0 आ जाएगी। तो अपन m की वैल्यू 0 नहीं रख सकते यहाँ पर, तो अपन रखेंगे यहाँ पर m की वैल्यू 5। m की वैल्यू 0 क्यों नहीं रख सकते, अगर अपन ने m की वैल्यू 0 रखी तो ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी नहीं बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। फिर ये m की वैल्यू जैसे ही अपन यहाँ पे रखेंगे 5m के अंदर तो एक्स स्क्वायर वाला पूरा टर्म यहाँ पर 0 हो जाएगा। इस वजह से अपन m की वैल्यू यहाँ पर 5 रखेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, फ्रॉम ए पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल जिसकी सेंटर यहाँ पर O है और जिसकी रेडियस यहाँ पर R है। ये एक ऐसा सर्कल है, यहाँ पर 2 टेंजेंट्स, एक है अपने पास में PA, एक है अपने पास में PB। इफ OP इज इक्वल टू 2R, OP की वैल्यू ये रहा O
OP की वैल्यू अपने पास में कितनी है 2r है। देन फाइंड एंगल APB, इसकी वैल्यू अपन को यहाँ बतानी है। और व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज APB, और कौन से टाइप का ये ट्राइंगल है अपने पास में ट्राइंगल APB। तो अपन कैसे निकालेंगे इसको। तो देखो ये चीज़ कितनी बार अपन ने पढ़ा है, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर है। तो अपने पास में OAP कितना होगा यहाँ पर, ये पूरा एंगल अपने पास में कितना है यहाँ पर 90 डिग्री है। तो क्यों ना अपन, अगर रेडियस गिवन है और एक तरह से ये हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस गिवन है, ये अपन मान लेते हैं यहाँ पर बेस हो गया, हाइपोटेनियस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल के तरह ट्रीट करके अपन यहाँ पर क्या ये निकाल सकते हैं कि कौन सा एंगल अपन को यहाँ पर गिवन है, POA। एक तरह से अपन यहाँ पर एंगल POA निकाल सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइंगल का यूज़ करके, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना लिया। सेम वही करेंगे अपन, यहाँ पर OAP रखेंगे तो ये पॉइंट P हो जाएगा। ये वाला पॉइंट अपन मान लेते हैं यहाँ पर O हो गया, ये वाला पॉइंट A हो गया। तो ये अपन को यहाँ पर 90 गिवन है। और अपने पास में OP जो कि यहाँ पर ये वाली है, ये 2r अपन को दे रखी है और परपेंडिकुलर है, ये अपना बेस हो गया जो कि रेडियस मतलब कि r अपन को गिवन है। तो अपन यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो अब देखो क्या करेंगे अपन, एंगल अपन को निकालना है यहाँ पर। तो हाइपोटेनियस है ये, हाइपोटेनियस और बेस का रिलेशन किस में होता है अपने पास में, अगर अपन ये देखें तो ये हाइपोटेनियस बेस होता है अपना कॉस के अंदर। तो इन ट्राइंगल POA यहाँ पर अपन कॉस लगाएंगे, कॉस थीटा कितना होता है अपने पास में, ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यही होता है। व्हाट इज बेस, बेस क्या है अपने पास में यहाँ पर OA है, एंड हाइपोटेनियस बात करें तो OP है, यही है। इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास में जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा इक्वल आ गया किसके, OA अपॉन OP के। और OA अपने पास में है कितना R, और OP अपने पास में है कितना 2R है। तो अपने पास में यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये कॉस थीटा इक्वल में ये आ जाएगा यहाँ पर R अपॉन में 2R आ जाएगा। R से R अपन ने यहाँ पर कैंसिल कर दिया, 1/2 आ गया। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 होती है 60 पर। तो अपने पास में जो थीटा आ गया वो कितना आ गया, 60 आ गया। कौन सा वाला आया अपने पास में 60, ये वाला एंगल 60 आ गया अपने पास में PO, ये वाला एंगल अपने पास में कितना बना 60 बन गया। तो ये वाला कितना होगा यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं अपन कि एंगल AOP अपने को मिला यहाँ पर 60 डिग्री है। तो अब देखो अपन को पता है यहाँ पर एंगल PAO प्लस एंगल AOP प्लस एंगल APO, ट्राइंगल का सम किसके बराबर होता है 180 के बराबर होता है। यहाँ पर अपने पास में इन दोनों की वैल्यूज़ गिवन है। तो PAO कितना है 90 है और AOP कितना है अपने पास में 60 है। तो अगर अपन APO यहाँ पर निकाल सकते हैं तो कितना हो जाएगा, ये बना अपने पास में 150 प्लस एंगल APO कितना हो जाएगा ये 180। तो एंगल APO कितना आ गया अपने पास में, ये आ गया 30 डिग्री। तो अब क्या हो जाएगा अपने पास में, देखो ये एंगल 30 है तो ये वाला भी कितना होगा, ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये भी क्या होगा 30 होगा। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल APB इक्वल टू 2 इंटू एंगल APO, 30 का 2 गुना कर दो यहाँ पर 60। तो अपने पास में ये वाला एंगल कितना बन गया 60 बन गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। देखो ये अपने पास में पूरा 60 बना, ये दोनों टेंजेंट्स यहाँ पर बराबर है, ये बराबर क्या है अपने पास में PB है, दोनों टेंजेंट्स बराबर, तो इनके साइड के सामने वाली एंगल्स भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे सेम होंगे। यहाँ पर ये 60 आ गया अपने पास में, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे अपने पास में 60-60 हो जाएंगे। कैसे होंगे, देखो एक 60 है, एक 60 डिग्री है, बाकी दो अगर बराबर है x प्लस एक्स बराबर 180। तो 2x बराबर कितना जाएगा 180 माइनस 60 और x कितना जाएगा 120 अपॉन जो कि 60। तो ये भी क्या होंगे यहाँ पर इक्वली है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल अपन को गिवन है यहाँ पर APB, ये है अपने पास में इक्विलेटरल। और जो एंगल APB अपन से पूछा था अपन ने, वो भी इसको यहाँ पर बता दिया कितना है 60 डिग्री है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, ये भी यहाँ पर आसानी था, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके अपन ने यहाँ पर एंगल्स निकाल लिए।
तो ये तो हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 12,320 इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 56 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। तो ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है, इसके अंदर एक कोन है, तो ये कोन बना लेते हैं अपन एक, ये कोन अपन ने एक बना लिया। इसका जो सरफेस एरिया है, मतलब कि कर्व सरफेस एरिया CSA, वो यहाँ पर कितना है 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी जो बेस रेडियस है ये यहाँ पर गिवन है कितना है भाई 56 सेंटीमीटर। तो हाइट निकाल लिया, कोई बड़ी बात नहीं, अपन निकाल लेते हैं यहाँ पर। उसके लिए अपन को पता होना चाहिए CSA होता क्या है कोन का। तो CSA ऑफ कोन होता है यहाँ पर पाई आर एल, और ये अपन को किसके इक्वल दे रखा है 12,320 के इक्वल में। तो पाई आर एल को अपन रख देंगे यहाँ पर 12,320 के इक्वल में, और इसको सॉल्व कर लेंगे। पाई की वैल्यू अपने पास में कितनी होती है 22/7, रेडियस यहाँ पर कितनी गिवन है 56, स्लैंट हाइट अपन यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे पहले, तो ये आ जाएगा 12,320। अब इसको सॉल्व करना है, 7 से 56 8 टाइम कैंसिल हो गए यहाँ पर, और अगर अपन बात करें यहाँ पर तो स्लैंट हाइट अपने पास में कितनी आ गई 12,320 अपॉन में 8 × 22। अब इसको अपन डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले मैं 11 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो 11 2 ज़ा, और ये हो जाएगा 11 1 ज़ा 11, 1 कैरी, 11 1 ज़ा 11 एंड देन 2, और 11 2 ज़ा 22। और अब इसको डिवाइड करना है अपन को यहाँ पर, 2 से भी इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 1 2 6 ज़ा 12 एंड 0। तो अपने पास में आ गया 560 अपॉन में 8, इसको भी डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 70। स्लैंट हाइट माने तिरछी ऊंचाई, जिसको अपन कोन में बोलते हैं, वो अपने पास में कितनी आ गई 70 सेंटीमीटर। तो हाइट अपन को अब निकालनी है, तो हाइट निकालने के लिए अपन यूज़ करेंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। ये हाइट अपन को यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ये 90 है, हाइपोटेनियस है, बेस है, तो परपेंडिकुलर अपन आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है अपना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो अपने पास में कितना आ जाएगा, ये इसको यहाँ पर ले आते हैं अपन, 70 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि हाइट है अपनी h मान लेते हैं, और स्क्वायर हटा के इधर लगा देते हैं अपन रूट। तो जस्ट इसको कैलकुलेट करना है। तो इसके आपके पास में यहाँ पर दो तरीके होने वाले हैं। पहला तो आप स्क्वायर सॉल्व करके माइनस कर दो और उसका रूट निकाल लो, और दूसरा यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने a प्लस बी, a माइनस बी भी यहाँ पर लगा सकते हो। सेम सिचुएशन है, अगर आपको यहाँ पर 56 का स्क्वायर करने में दिक्कत आ रही है तो आप उस पर जा सकते हो, और अगर आपको 56 का स्क्वायर आता है कैसे निकालना है तो वो आप ऐसे कर सकते हो। तो दोनों मेथड से कर लेते हैं अपन यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर 4900 को माइनस करते हैं अपन किससे 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 3136 3136। तो 10 में से 6 गया तो अपने पास में बचा यहाँ पर 4, और यहाँ पर 9 में से 3 गया तो अपने पास बचा 6, 8 में से 1 गया 7 1, तो अपने पास में यहाँ पर आ गया रूट ऑफ 1764। अब इसका रूट निकालना है। अब इसका रूट कैसे निकाला जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट 4 आता हो। तो एक तो होता है 2 का अगर स्क्वायर करता हूँ तो 4 मिलेगा, और एक होता है 8 जिसका स्क्वायर करूँगा तो मैं यूनिट में 4 मिलेगा। और अब देखना है कि ये 17 किसके स्क्वायर पास में आएगा। तो देखो यहाँ पर 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600 होगा, और 25 का 50 का स्क्वायर 2500 होता है। एक होगा 1600, एक 2500, तो मतलब 40 से 50 के बीच में है। तो अब देखो जस्ट नियर बाय कौन सा है यहाँ पर 1764, 1600 के बाद में आ रहा है, तो ये यहाँ पर किसका हो जाएगा 42 का हो जाएगा। तो अपने पास में जो यहाँ पर हाइट आ गई कितनी आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। एक तरीका तो ये था, और ये दूसरा कौन सा बताया था मैंने आपको, a प्लस बी a माइनस बी, एक ये भी है। तो यहाँ से इनको प्लस करके देख लो तो ये 126 आ जाएगा, और एक यहाँ पर ये आ जाएगा अपने पास में 14। ये वाला ज़्यादा आसान पड़ जाएगा आपको बजाय इसके, तो ये आइडेंटिटी लगा के भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो, फिर इसका स्क्वायर रूट भी निकालना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 5। मिसेस गर्ग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर स्टूडेंट्स। मिसेस गर्ग है, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के मार्क्स को यहाँ पर रिकॉर्ड किया इन द फॉलोइंग टेबल।
ही कैलकुलेटेड द मॉडल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास एज 45। तो यहाँ पर एक तरह से मॉडल क्लास उन्होंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, जो कि कितना है 45। तो ये आपको यहाँ पर मोड दे रखा है, मोड पता है अपन को 45 है। वाइल प्रिंटिंग द डेटा अब ब्लैंक वॉज लेफ्ट, डेटा को प्रिंट करते टाइम यहाँ पर एक डेटा मिस हो गया यहाँ पर, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी अपन को यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो एक तरह से ये अपना जो क्वेश्चन है इसके अंदर मोड का फॉर्मूला का यूज़ करके अपन यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले बात आती है इसमें मोड को निकालने से पहले फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो अगर मुझे मोड यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। हर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूला आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला ही नहीं होगा तो आप सॉल्व कैसे करोगे। 45 यहाँ पर मोड मुझे गिवन है। अब सारी टर्म्स की बात कर लेते हैं। लोअर लिमिट क्या होगी यहाँ पर, F1 F0 एंड F2। तो अब देखो यहाँ पर मॉडल क्लास अपन को कितनी गिवन है, यहाँ पर 45 दे रखी है। तो जो कि अपना 40 से यहाँ पर 60 के बीच में अपन को देखने को मिलता है। 40 से 60 के बीच में अपन को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर L कितनी हो जाएगी अपनी, L हो जाएगी यहाँ पर अपने पास में 40 हो जाएगी, है ना, 40 हो जाएगी। और क्लास साइज H भी अपन यहाँ पर लिख देते हैं। H कितना हो जाएगा, हमेशा कितने का गैप है इसमें, 20 का गैप आ रहा है। तो क्लास साइज अपनी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और वहीं पे F1 अपन को यहाँ पर नहीं मालूम, यही तो है अपनी F1 यहाँ पर। मॉडल क्लास अगर ये है तो फ्रीक्वेंसी F1 ये होगी। F0 अपन को मालूम है कितना है यहाँ पर, F0 अपने पास में 10 है। और वहीं पे F2 की अगर अपन बात करें तो F2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग ही तो चलता है अपना। सारी वैल्यूज आ गई, अब इसमें रख देते हैं अपन। लोअर लिमिट अपने पास में कितनी गिवन है, लोअर लिमिट है अपने पास में 40। F1 अगर इसको अपन x मान लेते हैं यहाँ पर, दिया जाएगा x माइनस F0 कितना है, तो x माइनस 10, 2x माइनस F0 माइनस F2। तो F0 है माइनस का 10 और F2 है अपने पास में 6। मल्टीप्लाई क्लास साइज तो आ जाएगा यहाँ पर 20। अब सॉल्व करना है तो 40 को सबसे पहले 45 से माइनस कर देंगे, x माइनस 10 आ गया। और यहाँ पे बचा 2x माइनस 16, जिसका मल्टीप्लाई 20 से है यहाँ पर। ये करा तो आ गया अपने पास में 5, x माइनस 10 और 2x माइनस 16। अब देखो कैसे अपन इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे। 5 से 20 को मैंने 4 पर डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, देखो इस 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मेरे पास में कितना बनेगा, ये बनेगा मेरे पास 4x माइनस 40। और इस वाले पोर्शन को मैंने यहाँ पर भेज दिया, ये आ गया 2x माइनस 16। अब क्या करूँगा, इसको तो यहाँ ले आओ और 2x को यहाँ ले जाओ। तो माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस 16। और 4x में से 2x को अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये बनेगा अपने पास में 24। और इनको माइनस किया तो बनेगा अपने पास में 2x। तो अपने पास में x की वैल्यू 24 अपॉन में 2, जो कि आ गई 12। तो फ्रीक्वेंसी 1 यानी कि मिसिंग डेटा अपने पास में कितना आ गया यहाँ पर, 12 आ गया। और यही है अपना यहाँ पे आंसर। इसलिए क्वेश्चन करने हैं फॉर्मूला आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, जब भी आप कर पाओगे। नहीं तो ये जो 2 नंबर आपको फ्री के मिल रहे हैं ये भी चले जाएंगे। तो ये हो गया आपका 5th स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 इज फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। इफ ऋतु वर यंगर बाय 5 ईयर्स देन व्हाट ही रियली इज, यानी कि वो जितनी है उससे 5 साल छोटी अगर वो है, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड बी 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। ये पढ़ते ही कुछ समझ में नहीं आएगा कई बच्चों को, पर अपन को क्या करना है, यहाँ पर लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। ऋतु वर यंगर बाय 5 ईयर्स देन व्हाट शी रियली इज। अगर ऋतु की एज यहाँ पर आप कितनी मानते हो, लेट ऋतु एज बी एक्स, एक्स मैं यहाँ पर मानता हूँ। तो ऋतु वर यंगर बाय 5 ईयर्स, तो यंगर है जितनी है उससे 5 साल छोटी, तो मैंने -5 कर दिया। देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, उसकी एज का स्क्वायर, ध्यान से सुनना, उसकी एज का स्क्वायर, तो उसकी एज का स्क्वायर कर दो। वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज से 5 गुना के बराबर। प्रेजेंट एज का 5 गुना कर दिया और उसमें भी 11 ज़्यादा, ये है उसकी, ये कंडीशन है अपने पास में। तो प्रेजेंट एज माने एक्स निकालना है। तो आसान सा सवाल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो कितना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x। अब ये कैसे आया, ये आया अपना a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से। 5x प्लस 11 आ जाएगा। और सारे टर्म्स को यहाँ पर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x
प्लस 25 माइनस 11 इक्वल टू 0। जो जो प्लस में था यहाँ पर आके माइनस में हो गए। एक्स स्क्वायर आ गया अपने पास में माइनस का 15x प्लस 14 बराबर 0। ये आ गया अपने पास। अब टुकड़े करने हैं ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 14 बने, और जिनको यहाँ पर प्लस करूँ तो कितना बनना चाहिए, प्लस करने पर 15 बनने चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे, तो बड़ा आसान हो गया, 14 इंटू 1 मल्टीप्लाई करा 14 प्लस कर दो तो 15। बड़ा नॉर्मल से बहुत आसान वाला हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 15 है, तो माइनस का 15 कैसे बनाएंगे, तो अपन क्या करेंगे, दोनों ही नंबर माइनस के ले लेंगे। यहाँ पर माइनस 14x माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस 15x आ जाएगा, प्लस 14 बराबर 0। तो यहाँ पर x कॉमन आया, x माइनस 14 बन गया। उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम चीज़ बनती है, तो क्या कॉमन आया होगा यहाँ पर, माइनस एक्स। ये एक आसान तरीका है। यहाँ पर आया होगा 1 माइनस का, तो अपने पास में कितना बना, x माइनस 1 और x माइनस 14 0 के इक्वल में। तो एक बार x माइनस 1 0 के इक्वल में रखोगे तो x की वैल्यू 1 बनेगी, और एक बार अगर x माइनस 14 को 0 के इक्वल में रखोगे तो x की वैल्यू आपके पास बन जाएगी यहाँ पर 14। अब डिसाइड ये करना है आपको कि आप x की वैल्यू रखोगे क्या। अब x की वैल्यू अगर अपन 1 रखते हैं तो देखो यहाँ पर परसेंटेज अगर उसकी 1 होगी तो वो तो 5 साल छोटी है रियलिटी में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 5, ये तो माइनस नेगेटिव माइनस 4 आ गई, तो ये अपन नहीं लेंगे यहाँ पर, अपन लेंगे यहाँ पर 14 को। अगर उसकी यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 9। तो यहाँ पर जो 14 है एक करेक्ट एज अपने पास में अपन को मिलती है, तो उसकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी जाएगी 14 ईयर्स। यहाँ पर ये सवाल भी आपका कंप्लीट होता है, और इसमें दी गई आपको यहाँ पर चॉइस, और दूसरा क्वेश्चन भी आपको दिया गया है यहाँ पर। सेकंड वाला देखते हैं अपन पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पर सॉल्व करना है 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर 0। इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक तरह से इसके अपन को रूट्स निकालने हैं, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया ये भी। तो देखना इसको कैसे समझाता हूँ मैं आपको पहले डिटेल में, कि अगर ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आपको गिवन है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, ये पी प्लस क्यू है और पी माइनस क्यू है, यही तो मतलब हुआ है ना इसका। तो बस अगर यहाँ पर 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस में अगर मैं यहाँ लिख दूँ इसको p प्लस क्यू p माइनस क्यू बराबर 0, अभी आपको आसान पड़ जाएगा। यहाँ पर कैसे, अपन क्या करते थे, a और c का मल्टीप्लाई, जो कि यहाँ पे बनेगा 9p प्लस क्यू p माइनस क्यू। ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये, और यहाँ पर प्लस करने पर, c का साइन प्लस का है तो प्लस करने पर यहाँ पर माइनस का 6p बनना चाहिए। ऐसे कौन से नंबर्स होंगे यहाँ पर, तो देख लो यहाँ पर करके देखो। अगर यहाँ पर हो 3 p प्लस क्यू और 3 p माइनस क्यू, ये जो 9 है इसको 3 3 में कर दिया मैंने, और बाकी p प्लस क्यू और p माइनस क्यू को मैंने एज इट इज़ रहने दिया। इसको भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो हालांकि, लेकिन मैं आपको यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से बता रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको कैसे करोगे। और माइनस का आना चाहिए, तो यहाँ पर दोनों ही नंबर क्या होंगे, माइनस के होंगे। तो अब देख लो, माइनस का 3p माइनस का 3q, ऐसे ही माइनस का 3p प्लस का 3q, 3q से 3q कट गया, यहाँ पर माइनस का 6p बन गया। तो एग्जैक्ट अपन ने यहाँ पर सही जो है स्प्लिट किया है इनको, और सही टुकड़े अपन ने यहाँ पर इनके निकाल लिए। तो अब 9x स्क्वायर माइनस 6px को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अब इसको अपन लिख सकते हैं कि ये जो है अपना कितना बन जाएगा, ये बन गया यहाँ पर माइनस का 3p प्लस क्यू माइनस का 3p माइनस क्यू, और यहाँ पर क्या था अपने पास में p प्लस क्यू p माइनस क्यू बराबर 0, ये दे रखा था। तो अब देखो यहाँ पर अपने पास में x तो है ही इसके अंदर कोफिशिएंट, तो 9x स्क्वायर माइनस 3p प्लस क्यू एक्स माइनस का 3p माइनस क्यू एक्स प्लस p प्लस क्यू p माइनस क्यू इक्वल टू 0। अब क्या क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेते हैं अपन पहले। तो यहाँ पर देखा मैंने 3 भी दोनों के पास में है और x भी दोनों के पास में है, तो मैंने 3x कॉमन लिया, अंदर मेरे पास बचेगा यहाँ पर 3x माइनस 3x आया, यहाँ पर क्या रह जाएगा, 3 तो बाहर ले लिया मैंने, यहाँ पर बचेगा मेरे पास में p प्लस क्यू, यही बचेगा। और ऐसे ही यहाँ पर देख लो सेम चीज़ अपनी यहाँ पर बचेगी, 3x माइनस p प्लस क्यू।
तो यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया होगा देख लो। यहाँ पर फर्स्ट टर्म के अंदर क्या नहीं है, पी माइनस क्यू नहीं है, तो पी माइनस क्यू बाहर लिख दो। तो ये अपन ने यहाँ पर कॉमन लिया। तो कुल मिला के अपने पास में क्या रूट्स बन गए, एक बन गया अपने पास में 3x माइनस पी माइनस क्यू बराबर 0, और एक बच गया अपने पास में 3x माइनस पी प्लस क्यू बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर, इसको यहाँ ले जाओ 3 को डिवाइड में, तो p माइनस क्यू अपॉन 3, और एक आ जाएगी अपने पास में x की वैल्यू यहाँ पर p प्लस क्यू अपॉन में 3। ये अपन ने किया यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से। आप यहाँ पर इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो, करना चाहो तो कोई दोहराई नहीं है यहाँ पे, दोनों से ही सेम आंसर अपने पास में आएगा। हालांकि इससे मेरे को यहाँ पर ज़्यादा ईजी पड़ रहा है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से बता दिया। हालांकि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि आपको भाई यहाँ पर फैक्टराइजेशन से ही करना था या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करना था। अगर दी जाती कि भाई इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो तो अपन यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते। हालांकि अनकंडीशनल है, इसलिए अपन ने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पर सॉल्व कर दिया। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, जो आपका अगला सेक्शन है यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, सेक्शन बी। सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चंस का लेवल अब थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अब 3 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए लेवल भी थोड़ा ऊपर मिलेगा अब आपको। चलो स्टार्ट करते हैं, 7th क्वेश्चन को देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो अब देखो क्या बोल रहा है इसके अंदर, फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन इन विच 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड। मतलब ये लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन है जिसके अंदर 250 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। फाइंड द मीडियन डिस्टेंस जम्प्ड बाय द स्टूडेंट, इंटरप्रेट द मीडियन। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो अब देखो डिस्टेंस आपको दी गई है यहाँ पर 0 1 1 2 2 3 3 4 एंड 4 5, और यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स आपको पहले दिए गए हैं, कितने हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 250 है जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। तो अब बात आते हैं मीडियन निकालते कैसे, तो उसका भी अपने पास में फॉर्मूला होता है। स्टैटिस्टिक्स को तो फॉर्मूला की दम पे आप कर सकते हो, वरना कोई अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे एग्जाम के अंदर। तो मीडियन है अपने पास में यहाँ पर L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच, ये होता है मीडियन निकालने का फॉर्मूला। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले टर्म्स निकालनी होगी, टर्म्स निकालनी होगी तो आपको यहाँ पर सी एफ भी निकालना होगा। सी एफ क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कैसे निकालते हैं, पहली टर्म लिख दी, फिर इसको इसमें ऐड करके लिख देते हैं, कितना होगा 120, इसको इसमें ऐड करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा 2, और 12 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 हो जाएगा। इसको इसमें ऐड कर दो तो कितना बनेगा अपने पास में 8 और 2 10, 1 कैरी 4 और 18 कितना बनेगा 22, 220 और 30 कितना हो गया यहाँ पर 250। इस तरह से अपन यहाँ पर ऐड करके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर निकाल ली। अब बात आती है यहाँ पर किसकी, मीडियन क्लास की। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर मीडियन क्लास अपन को कैलकुलेट करनी है तो अपन करते हैं यहाँ पर n/2, जो कि करेंगे अपन 250/2, काटने पर कितना बनेगा 250 का आधा 125। अब 125 से ग्रेटर में क्या है अपने पास में 182, तो जस्ट इसके सामने वाले अपनी मीडियन क्लास बनेगी 2 से 3। तो यहाँ पर कितनी आ गई अपने पास में 2 से 3 में मीडियन क्लास। लोअर लिमिट की बात करें तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी L 2 हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मीडियन क्लास के जस्ट सामने वाली कितनी दे रखी है यहाँ पर 62, और F आ गया अपने पास में। CF क्या होती है, मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग वाली, जो कि कितनी है अपने पास में यहाँ पर 120। तो CF अपने पास में कितना है यहाँ पर 120 आ गया। तो L आ गया, F आ गया, CF आ गया, H क्लास साइज तो यहाँ पर 1 है, 0 से 1 1 से 2, तो क्लास साइज यानी कि H अपने पास में यहाँ पर 1 आ गई। हर एक वैल्यू तो अपने पास में है यहाँ पर, देर किस बात की। सॉल्व करते हैं फटाफट। तो सॉल्व करने पर अपने पास में कितना आ जाएगा, मीडियन है अपने को निकालना, तो लोअर L कितना है अपने पास में, L है अपने पास में 2 प्लस n/2 कितना है, n/2 अपन ने किया था 125 आया था। CF को अपन ने माइनस कर देना है, तो CF अपने पास में 120, और F फ्रीक्वेंसी कितनी थी अपने पास में 62, और क्लास साइज है अपने पास में यहाँ पर 1। तो एक तरह से अपन को यहाँ पर मीडियन डिस्टेंस जम्प्ड बाय स्टूडेंट्स वो निकालना है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 प्लस 125 में से 120 अगर अपन माइनस करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 5/62 बनेगा, मल्टीप्लाई में 1, और यहाँ पर बना 2 प्लस 5/62। अब ये जाएगा अपना यहाँ पर डेसिमल के अंदर, तो अपन डेसिमल को यहाँ पर डेसिमल में डिवाइड करके देख लेते हैं। 62 को डिवाइड करना है यहाँ पर 5 से, तो पॉइंट लगाएंगे 0, फिर वापस से एक बार और
0 आ जाएगी। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। तो अब देखो 60 है ना, 60 के पास मल्टीप्लाई करने पर 50 से कम अपना बनता था यहाँ पर 8 टाइम्स आता था 48 के आसपास। तो इसको उसी से अपन मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 62 8 से कितना बनेगा, तो ये बनेगा 2 8 16 1 496 बन रहा है। कितना आ गया यहाँ पर, 4 आ गया 8 टाइम्स। तो अपन इसको इतना ही डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 प्लस में 0.08 अपना आ गया 2.08 मीटर, जो अपन को यहाँ पर दी गई है डिस्टेंस किसमें है यहाँ पर, इन एम पर। देखो एम मीटर में दी गई है, तो 2.02 मीटर अपने पास में क्या आ गया, मीडियन आ गया। तो आप कह सकते हो कि 50% स्टूडेंट जिन्होंने जंप किया है इससे नीचे 2.08 मीटर से नीचे, तो यहाँ पे कितना हो गया देखो, 50% स्टूडेंट्स जिन्होंने 2.08 मीटर से कम जंप किया है, और 50 ऐसे जिन्होंने ज़्यादा जंप किया है 2.08 मीटर से। मीडियन निकालना था, बीच की हाइट ही तो थी यहाँ से, इस साइड से या तो कम ही जंप करेंगे, इस साइड से ज़्यादा जंप करेंगे। तो 50 ने से कम पे जंप किया, 50 ने 2.08 मीटर से ज़्यादा पे जंप किया। तो ये हो गया आपका यहाँ पर 7th क्वेश्चन। अब जितने 3 मार्क्स का था उस लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7th। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ये भी आपका यहाँ पर 3 मार्क्स का है। और क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। बहुत कॉमन क्वेश्चन एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो सबसे पहले आपको एक तो सर्कल पर टेंजेंट बनाना, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक दूसरा अपना कोसेंट्रिक वाला पॉइंट, एक तीसरा ये वाला जो 60 डिग्री पर ये इंक्लाइन करवा रहा है। ये 3 टॉपिक यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक आपको यहाँ पर ट्राइंगल का भी कंस्ट्रक्शन वाला प्रिपेयर कर लेना है। तो अब देखो इसको कैसे करना है। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी रेडियस यहाँ पर, ऐसा सर्कल कंस्ट्रक्ट पेयर ऑफ टेंजेंट्स अपन को कंस्ट्रक्ट करनी है। सर्कल जिसकी रेडियस यहाँ पर 4 है, बोलने में थोड़ा कभी डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो ये सर्कल ले लेते हैं अपन, 4 सेंटीमीटर ही बना देता हूँ मैं इसको। ये एक सर्कल अपन ने यहाँ पर लिया और इसकी रेडियस जो है यहाँ पर कितनी है, 4 सेंटीमीटर की रेडियस है यहाँ पर। तो यहाँ पर रेडियस कितनी गिवन है अपन को, रेडियस दे रखी है कितनी है, 4 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है। तो ऐसी टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट करनी है जो कि 60 डिग्री पे यहाँ पर इंक्लाइन हो। तो मैं आपको सबसे पहले इसको रफली समझाता हूँ ताकि आपको यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर सेकेंड, ये एक सर्किल है मान लो, इसने बोला दोनों टेंजेंट्स यहाँ पर 60 डिग्री पर इंक्लाइन होनी चाहिए। तो ये कैसा होगा, ये मान लो कि एक ऐसे है, दूसरी ऐसे है, और 60 डिग्री पर इंक्लाइन है। इसका मतलब ये जो है यहाँ पर 60 होना चाहिए। तो अब इसको कैसे अपन करेंगे सॉल्व। तो आपको पता है कि सेंटर से टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर 90 होता है। ऐसे ये यहाँ पर कितना होगा, 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये 60 पर अपन को यहाँ पर बनाना है। तो 90 प्लस 60, और वैसे अगर अपन पूरा देखें तो यहाँ पर 360 का होना चाहिए। तो 360 में 90 180, 180 प्लस 60 कितना बन गया अपने पास में, 180 प्लस 60 हो गया 240। तो इसको माइनस किया तो 120 डिग्री बीच में अपन को बनाना है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 60 पर इंक्लाइन हो जाएगी दोनों टेंजेंट्स। तो इसको करना है सॉल्व। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपन को कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल। तो ये कैसे अपन करेंगे, तो यहाँ पर ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको कैसे करेंगे अपन, देखो कि इसको मैंने यहाँ तक मिला दिया, इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, 60 डिग्री यहाँ पर बनाना है। तो 60 डिग्री मैं बनाऊंगा और बाकी का जितना भी बनेगा अपना वो 120 बन जाएगा अपने आप ही। कैसे बनेगा देखो मैं बताता हूँ। ये मैंने यहाँ पर लिया कंपास और इसको मैंने यहाँ पर इतना लॉक कर लो। उसके बाद यहाँ पर आर्क लगा लो एक, इस तरह से आर्क लगा लिया मैंने। इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, जैसा ये है वैसा ही इसको रहने देना है। अब इसको यहाँ से उठाना है और इस पॉइंट पर रख लो, इस पॉइंट पर रख लिया। अब क्या करना है, उतने ही कंपास से यहाँ पर एक आर्क और काट लेना है आपको। इतना काट लिया। अब देखो ये कितना बना यहाँ पर, ये अपन ने काटा है 60 का। तो अपन इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं।
सेंटर से मैंने इस पॉइंट से जाते हुए इधर लाइन ज्वाइन कर दी। अब बताओ कि ये तो यहाँ पर है कितना 60 का, और बाकी कितने का बचेगा? तो भाई पूरा 180 है, 60 इतना बन गया, तो बाकी तो अपने पास में 120 ही बचा ना। तो बस ये 120 बन गया यहाँ पर, ये 120 बन गया, अपना आधा काम हो गया यहाँ पर। अब अपना सिर्फ इतना सा काम है, अपन को यहाँ पर दोनों तरफ 90 डिग्री और बना देना है। तो 90 डिग्री और अपन बना देते हैं यहाँ पर। तो 90 डिग्री के लिए वही मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले इस पॉइंट पर मैंने कंपास रखा और यहाँ पर एक आर्क में, चलो पूरा ही काट देता हूँ मैं, और फिर इस पॉइंट पर रखना है। उसके बाद एक आर्क लगाना है यहाँ पर, फिर ऐसे ही यहाँ पर आर्क लगाया उधर रखना है, और एक आर्क लगा देना है ऐसे, लगा दिया। ये जो दो पॉइंट यहाँ पर आए, मैं पहले यहाँ रखा था, यहाँ काटा, फिर यहाँ रख के इधर कट लगाया, फिर ये दो पॉइंट अपने पास में आ गए। अब इन दोनों पे ही रखना है अपन को वापस, ये रख दिया मैंने इतना, और यहाँ पर एक आर्क लगाना है, ये आर्क लगा दिया, और अब इस पॉइंट पे रख लो, और अब इधर आर्क लगा दिया। अब इनको मिला देना है अपन को यहाँ पर, ये इस तरह से सेम प्रोसेस यहाँ पर करना है। ये तो यहाँ पर बना दिया आपने कितना 90 डिग्री, ये तो बन गया यहाँ पर 90। सेम प्रोसेस यहाँ पर है, 90 बना लेना। जैसे 90 बनाओगे आप, फिर इनको यहाँ पर मिला देना इस तरह से, और इनको मिलाने के बाद में अपने आप यहाँ पर कितना बनेगा, 60 बन जाएगा। तो इस तरह से आपको एक कंस्ट्रक्शन का जो है सॉल्व करना है। तो इसको आगे आप सॉल्व कर लेना। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 9th। द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन। बैट्समैन के द्वारा यहाँ पर कितने रन बनाए गए वो यहाँ पर आपको दे रखा है। इन वन डे क्रिकेट मैचेस, वन डे क्रिकेट मैचेस के अंदर बैट्समैन ने यहाँ पर कितने रन स्कोर किए वो गिवन, मतलब नीचे टेबल में अपन को दे रखा है। ये रहे अपने पास में रन स्कोर्ड, नंबर ऑफ बैट्समैन यहाँ पर दे रखे हैं। तो मीन नंबर ऑफ रन, एवरेज रन निकालने एक तरह से अपन को मीन निकालना है यहाँ पर। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, किस तरह से अपन इसको निकालेंगे यहाँ पर। तो रन स्कोर्ड की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन को यहाँ पर निकालना होता है क्या, अपर लोअर क्लास पर अपर क्लास को प्लस करके उसका जो हाफ अपन करते हैं एक्स आई यानी कि क्लास मार्क, वो निकाल लेते हैं अपन। इसको एक्स आई से डिनोट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। एक्स आई अगर की बात करें तो 0 से 40 के बीच में क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। 40 से 80 के बीच में क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। और 80 से 120 के बीच में कितना आ रहा है अपने पास में, 100 आ रहा है। और यहाँ पर बन रहा है 140, और फिर बन रहा है 180। और एफ आई फ्रीक्वेंसी कितनी है, नंबर ऑफ बैट्समैन जो अपन को गिवन है यहाँ पर कितने हैं, 12 है, 20 है, 35 है, 30 है, और 23 है। अब इट्स योर चॉइस कि आप यहाँ पर अज्यूम लगाना चाहते हो या फिर डायरेक्ट मेथड। आई थिंक डायरेक्ट यहाँ पर सुटेबल है, क्योंकि इतनी भी टफ डिजिट्स यहाँ पर नहीं आई है। तो अपन एफ आई एक्स आई से यहाँ पर इसको बड़े आसानी तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एफ आई एक्स आई आप कैलकुलेट कर लो। तो 12 टू कितना होता है, 24 होता है, तो 240 हो गया। ऐसे 6 2 12 होता है, और एज इट इज़ तो 0 उतार दो। उसी तरह यहाँ पर 3500 हो जाएगा, और यहाँ पर 14 3 कितना होता है, तो ये होता है 42। तो यहाँ पर ये 4200 हो जाएगा। अब करना है 18 का 13 से मल्टीप्लाई। तो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर 18 की टेबल आपको आती है तो, और आनी भी चाहिए। 18 3 कितना होता है, 54 होता है, तो 4 आ जाएगा। कितना बचे अपने पास में, 5 कैरी, तो 5 यहाँ पर रख दिया अपन ने। 18 2 36, 36 और 5 41, तो अपने पास में आ गया। और अब जो कैलकुलेट करना है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब इनका सम, क्योंकि मीन क्या होता है अपना डायरेक्ट मेथड का, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई। टोटल नंबर ऑफ बैट्समैन भी अपन को यहाँ पर पता होना चाहिए भाई कितने बैट्समैन है, दिया नहीं गया, प्लस करने हैं अपन को, फ्रीक्वेंसी भी प्लस करनी है यहाँ पर। सबसे पहले एफ आई एक्स आई कर लो। तो अपन को मैन मतलब माइंड में प्लस करना है इनको। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था आपको 1000 3000 4000 4000 और 4000 8000 8000 और 4000 कितना बन गया अपने पास में, 12000। ये तो फटाफट प्लस कर लिया अपन ने। अब प्लस कर लेते हैं यहाँ से 200 200 400 400 500 900 900 200 1100 1100 और 100 1200 आ गया। बड़े ही आराम से प्लस हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर 40 और 40 कितना हो गया, यहाँ पर 80 हो गया। तो इसका प्लस कितना आ गया अपने पास में, 08231। ये आ गया अपने पास 13280 हो गया ना प्लस, पता ही नहीं चला अपन को। तो इस तरह से आपको यहाँ पर प्लस करना है। हर एक तरह का मतलब मेथड होता है, कैलकुलेशन का ये पार्ट होता है कि किस तरह से आप कैलकुलेट करते हो। और उसी तरह इसको प्लस कर लो यहाँ पर। तो देखो ये आ जाएगा 10 और 20 30, 30 और 30 कितना हो गया यहाँ पर 60, 60 और 30 90, 90 और 20 कितना बना 110। बाकी आप पीछे का प्लस कर लो, 2 और 5 7, 7 और 3 10, 120। ये भी फटाफट से अपने प्लस कर लिया है, 120 आ गया। तो अपन यहाँ पर निकाल लेते हैं। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई है 13280 अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई, मतलब टोटल प्ले बैट्समैन कितने हैं 12।
कितने रन, इतने टोटल प्लेयर, एवरेज रन निकाल लो भाई वनडे मैचेस के अपने पास में। 12 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं तो कितना बनेगा अपने पास में। तो 12 वन जा 12, 1 कैरी वापस से अपने पास में आ गया। 12 वन जा 12, पूरा कट गया। अब यहाँ पर 8 है, लेकिन अपन को यहाँ पर पहले 0 लगाना होगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा अपने पास, जैसे ही आप 0 लगाओगे यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल लगाते ही अपने पास बन जाएगा ये 80। अब 12 की टेबल में 80 से कम क्या होता है, 12 6 72, माइनस कर दो, कितना बनेगा अपने पास, 8 आ जाएगा। वापस से वही 80 और ये हो जाएगा अपने पास में 6। मतलब इस तरह से आगे अपने पास में चलता रहेगा। और बाकी डिवाइड अगर आपको करना है तो इस तरह से आप कर लेना। यहाँ पर बता देता हूँ कैसे हुआ था। 2 आया था, 1 जा 12 पूरा उतर गया, 0 हो गया था। 8 उतारने के लिए 0 लगाई, 8 उतरा, पॉइंट लगाया 0, 80 आ गया। और फिर यहाँ पर अपने पास में कितने 6 टाइम अपन ने इसको यहाँ पर डिवाइड कर दिया था। इस तरह से यहाँ डिवाइड हुआ और ये अपने एवरेज रनर्स आ गए। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, 3 नंबर के हिसाब से काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। 3 नंबर जो है फ्री के, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में 3 नंबर मिल रहे हैं और क्या चाहिए। तो 9th क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त हो गया। अगला देखते हैं अब। आगे अपन 10th क्वेश्चन के अंदर 10th क्वेश्चन पर है, जो कि है अपना यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। काफ़ी आसान टॉपिक है। यहाँ पर देखते हैं क्या है अपने पास में क्वेश्चन। 2 वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट, 2 वर्टिकल पोल है, दोनों की हाइट्स यहाँ पर अलग दे रखी है। और आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से दोनों यहाँ पर 20 मीटर की दूरी पर खड़े हैं ग्राउंड लेवल पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड पोल कितना है यहाँ पर, 60। पहले पोल के, मतलब पहले पोल के टॉप से दूसरे पोल के फुट तक एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है यहाँ पर, 60 बन रहा है। और एक का बन रहा है अपने पास यहाँ पर 30। तो देखो 60 30 है, तो इसका यहाँ पर किस तरह से बनाएंगे अपन। ये मान लो अपने पास में पोल हो गया, पहला पोल। इस पोल का दूसरे पोल से कितना बन रहा था यहाँ पर, 60 बन रहा था। तो यहाँ पर 60, लेकिन वहीं सेकंड पोल का फर्स्ट पोल के फुट से 30 बन रहा है। तो यहाँ पर जो ये पोल है ये क्या है, यहाँ पर छोटा होने वाला है। यहाँ पर इन दोनों को मिला दिया यहाँ पर। इस तरह से अपनी ये सिचुएशन अपन को यहाँ पर गिवन है। एंगल लिख लो यहाँ पर, ये तो है कितना, ये है यहाँ पर 30, और ये कितना है, ये है यहाँ पर 60 है। और कुछ गिवन था, बिल्कुल गिवन था यहाँ पर कि पहले पोल के फुट से दूसरे पोल के फुट के बीच तक की दूरी यहाँ पर है 20 मीटर। अभी तक तो काफ़ी आसानी चल रहा है। ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, और इसको अपन डी पॉइंट देते हैं यहाँ पर। ये पूरा अपना एक क्वेश्चन था जिसको अपन ने यहाँ पर उतार लिया। अब पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ 2 पोल्स, दोनों पोल्स के बीच की डिफरेंस बतानी है हाइट के, मतलब दोनों पोल्स की जितनी भी हाइट है इनका अंतर कितना होगा। तो वो अपन यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में हाइट निकालनी होगी। 2 ट्राइंगल है, सेम बेस है इन दोनों के, हाइट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन लेंगे यहाँ पर ट्राइंगल 1 ABC। तो इन ट्राइंगल A B और C ये ले लिया। ABC रिलेशन देखना है परपेंडिकुलर और बेस गिवन है तो PB में, तो अपना वही मोस्ट फेमस tan थीटा। थीटा अपने पास में 60 है, परपेंडिकुलर अपने पास में AB है, बेस अपने पास में BC है जो कि 20 मीटर है। तो ये कितना हो जाएगा, tan 60 होता है √3 AB अपॉन 20। तो मैं कह सकता हूँ कि जो AB की वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पर, 20√3 मीटर। इस टावर की हाइट, इस पोल की हाइट आ गई 20√3। अब सेम क्या करूँगा मैं, DC की हाइट निकालूंगा। तो अब मैं लूँगा ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DCB। इसके क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं। तो अब देखो यहाँ पर भी अपन लगाएंगे tan 30 इक्वल टू में DC अपॉन में BC जो कि है यहाँ पर 20। tan 30 होता है अपना यहाँ पर √1/√3, और ये हो गया DC अपॉन 20। तो DC की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 20/√3 ये आ गई यहाँ पर। अब दोनों ही पोल्स की हाइट आ चुकी है। अब जो क्वेश्चन अपन को दिया गया था वो पढ़ लेते हैं, और यहाँ पर हाइट का जो डिफरेंस अपन से पूछा गया था कि यहाँ पर AB माइनस कितना होगा CD, यही तो है अपने यहाँ पर डिफरेंस ऑफ हाइट। तो AB वैल्यू है यहाँ पर 20√3। उसी तरह यहाँ पर DC की वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस कर देंगे √3। इसको अपन और किस तरह से ईजी बना सकते थे, तो अगर अपन इसको यहाँ पर रैशनलाइज कर लेते हैं, तब भी ये आसान बन रहा था यहाँ पर।
इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ये 20√3/3 बन जाएगा। तो 20√3 माइनस 20√3/3। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अपने पास में कितना बन जाएगा ये 60√3 माइनस 20√3/3। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अब। तो ये आ गया अपने पास में यहाँ पर 40√3/3। इसको अपन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो दिया गया है कि जो √3 की वैल्यू है 1.73 आपको यहाँ पर लेनी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर क्या हो गया, चैलेंज हो गया कि भाई यहाँ पर तो 40 हो गया, यहाँ पर है अपने पास 1.73 और इसका 3 से डिवाइड। तो पहले मल्टीप्लाई करना है फिर डिवाइड करना है, तो वो कर लेते हैं अपन यहाँ पर। तो 4 3 से कितना हो जाएगा, मैं ओनली पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जीरो और डेसिमल को अपन बाद में हैंडल करेंगे। 4 3 से 12 हो गया 1, 4 7 से 28 और 1 29 हो गया 2, 4 1 जा 4 और 2 यहाँ पर 6 हो गया। एक जीरो था तो जीरो लगा देता हूँ और बाकी दो डेसिमल भी थे अपने पास में। तो डेसिमल का अगर मैं नीचे 100 लेके जाता हूँ तो 2 के पहले पॉइंट लगता, तो ये इधर लगा देता हूँ मैं। तो इसको डिवाइड करता हूँ यहाँ पर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 हो गया और यहाँ पर बचा पॉइंट तो जीरो लगा देते हैं और फिर 3 6 जा 18 तो 23.06 मीटर। ये अपना आ गया यहाँ पर डिफरेंस, जहाँ पर हाइट दोनों पोल्स की हाइट का डिफरेंस पूछा गया था, अपन ने यहाँ पर बता दिया 26.06 मीटर। अब देखते हैं, बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट भी मतलब कि सेकंड पार्ट में मैं समझा देता हूँ, ये इसको आप सॉल्व कर लेना कि इसको किस टाइप से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो एक बॉय है यहाँ पर 1.7 मीटर टॉल, तो इसका बॉय बना देता हूँ पहले अपन। तो 1.7 मीटर फिक्स ही ले लेता हूँ, नहीं तो दिखेगा नहीं फिर, है ना। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड लेवल पे इसके 50 मीटर दूर एक बिल्डिंग है, तो 50 मीटर दूर ये मान लेते हैं अपन एक बिल्डिंग है। थोड़ा टेढ़ा हो गया है, बिल्डिंग बना देता हूँ मैं अब। ये एक बिल्डिंग है और इसकी आई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है यहाँ पर कितने का बन रहा है, 60 का बन रहा है। ये कितनी है 1.7 मीटर टॉल बॉय है यहाँ पर। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग की हाइट कहाँ से कहाँ तक होगी, इस पॉइंट ए बी सी पी और क्यू दे देते हैं इसको। बिल्डिंग की हाइट एक्चुअल में होगी क्या, ए बी प्लस बी पी फुल होगी है, यानी कि ए पी। लेकिन वहीं पे जो बॉय है यहाँ पर उसकी हाइट यहाँ पर सी क्यू और बी क्यू मतलब सेम है, सी क्यू बराबर बी पी। तो उसकी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेना होगा, या तो ए बी को एक्स मान लेना और बी पी जो है 1.7 अपने पास है ही, तो टोटल हाइट अपने पास जो ए पी है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर x प्लस 1.7। तो इस तरह से आपको करना है ना। तो फिर इसकी हाइट निकाल लेना, √3 की वैल्यू भी आपको गिवन है यहाँ पर, तो इस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर लेना। अपन चलते हैं नेक्स्ट पर और ये देख लेना यहाँ पर ये भी कितनी है, यहाँ पर 50 है तो निकल जाएगी, पूरा आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास में, सेक्शन सी अपन यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। लेवल और थोड़ा यहाँ पर क्या होगा हाई होने वाला है, क्योंकि अपन यहाँ पर 4 नंबर वाले क्वेश्चन सब करने वाले हैं। तो देखते हैं कि किस टाइप के 4 नंबर के क्वेश्चन अपन को देखने को मिलेंगे। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ स्फेरिकल शेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक स्फेयर अपन को दे रहा है, एक स्फेयर है तो ये बना देता हूँ मैं, ये स्फेयर हो गया। अब इसके अंदर भी इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियाई है, तो मैं इसको आपको इस तरह से बना के बताता हूँ कि ऐसे सही नहीं रहेगा, सर्कल से बताता हूँ। ये मान लेना एक्सटर्नल है और इंटरनल मैं अभी बना देता हूँ। इस टाइप का आपको इमेजिन करना है कि इस स्फेरिकल शेल में ये 2 लेयर्स हैं। एक्सटर्नल इंटरनल से मेरा क्या मतलब है यहाँ पर वो देखना आप, कि सेंटर से यहाँ तक की पूरी, वो तो अपन को यहाँ पर कितनी गिवन है, वो है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, और वहीं पर इंटरनल की अगर अपन बात करें तो वो है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम अपना कैसे काउंट होगा, वही है एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, तब अपने पास में पूरा वॉल्यूम निकलने वाला है। अब आगे बात करते हैं क्या बोल रहा है ये।
इट इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियाई 14 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट कराया जाता है और उससे सॉलिड सिलेंडर यहाँ पर बना दिया गया, जिसकी रेडियस यहाँ पर कितनी है 14 सेंटीमीटर है। तो अपन वो भी कर देते हैं, यहाँ पर एक सिलेंडर बना दिया जाता है, सिलेंडर मैंने बना दिया। ये क्वेश्चंस फिगर से बहुत जल्दी समझ में आते हैं। डायमीटर 14 तो रेडियस कह सकते हैं अपन कितनी है 7 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कैलकुलेट करनी है और ऑल्सो फाइंड द टीएसए ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया भी अपन को इसका बताना है। तो अब देखो जब जब यहाँ पर मेल्ट करवाएगा, रिकास्ट करवाता है, मेल्ट करवा दिया, रिकास्ट करवाता है, तो इन सब के अंदर हमेशा वॉल्यूम ही आएगा। जब जब आप किसी चीज़ से पिघला करके दूसरी चीज़ बनाओगे तो उसमें सिर्फ वॉल्यूम से रिलेटेड आएगा, तो उसमें वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम होता है। तो इस मटेरियल से आपने सिलेंडर को बना दिया तो मटेरियल तो उतना ही था ना, वॉल्यूम तो सेम है इनका, आयतन सेम है इनका। तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल बराबर किसकी होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की तो इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। और वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल अब देखो एक है अपने पास एक्सटर्नल और एक इंटरनल रेडिया दे रखी है, तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि 4π/3 r³ r1 r2 मान लेते हैं अपन, दोनों की रेडियस अलग है, πr2³ इक्वल में इसकी होगा πr² के। तो इसको मैं एक रिजल्ट के तौर पर इस तरह से उतार सकता हूँ कि मैं यहाँ पर r1³ माइनस r2³ अंदर रहने दूँ और यहाँ पर r² की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर 7 है, वो बाद में लिख लेंगे अपन। तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/3 आ गया यहाँ पर। r1 क्या है यहाँ पर, तो यह आ गया 5³ और r2 क्या है अपने पास में, तो r2 आ गया अपने पास यहाँ पर 3³ और r इस रेडियस का स्क्वायर, तो सिलेंडर की रेडियस है यहाँ पर 7, तो 7 का स्क्वायर हाइट कैलकुलेट करनी है तो अपन यहाँ पर निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा ये 4/3, 5³ होता है 125 और 3 का होता है यहाँ पर 27, 3 3 9 9 3 27 और 7 का हो गया यहाँ पर कितना 49, मल्टीप्लाई में h अपने पास में आ गया। अब कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, तो अपने पास में कितना बनेगा ये 4/3 माइनस किया तो अपने पास आ जाएगा ये 98, ये हो गया 49 मल्टीप्लाई 49 से 98 2 पर कैंसिल आउट, तो हाइट अपने पास आ गई 8/3, ये हाइट आ गई अपनी। अब हाइट आ गई तो इसकी हाइट होगी अपने पास में 8/3। अब अपन को निकालना है यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, वो भी अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया अपन को निकालना है, तो अपन नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h, यही होता है। अब इसमें वैल्यूज रखनी है, तो 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या थी सिलेंडर की 7 थी, तो 7 प्लस और हाइट निकाली थी अपन ने 8/3, तो ये कितना 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 44 बन गया, मल्टीप्लाई में 8 3 से 21 और 21 और 8 कितना हो गया 29 हो गया, 29/3। और अब इसको सॉल्व कर लेना है अपन को, तो सॉल्व करने के दो तरीके हैं। 4 को 11 से अलग करके सबसे पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, 29 4 से कितना होता है यहाँ पर 8 और 116 और फिर इसका 11 से कर दूँ 6 7 2 1 1276, तो 1276/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप चाहे तो इसको डिवाइड कर सकते हैं और यही आपका, उससे भी TSA डेसिमल में आ जाएगा और बाकी ये तो है ही अपना, इससे भी अपना TSA कितना आ गया यहाँ पर 1276/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपकी कोर्स में अगर कुछ कैलकुलेटिव है तो वो है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसी चैप्टर में आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है और हालांकि इसके करने के जो मेथड्स होते हैं वो काफ़ी ईजी होते हैं, सीधे सीधे सवाल आपसे पूछे जाते हैं और अगर आपको फॉर्मूला उस पर कमांड है तो आप यहाँ पर उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते कैलकुलेशन में मास्टर होना चाहिए आप इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन नंबर 11th कंप्लीट कर चुके हैं अपन। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 12th, जो कि है अपना यहाँ पर सर्कल्स चैप्टर से और 4 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। अब जब जब ये प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं तब तब दिमाग खराब हो जाता है बच्चों का कि यार प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, हमसे सारे करने के लिए तैयार हैं, प्रूफ वाले नहीं होते, समझ नहीं आते। कोई ना, पर अपन इसको बहुत सही ढंग से समझने वाले हैं। प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट
to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact to the center. अब कहने का क्या मतलब है इसका वो समझना है अपन को। ये कह रहा है कि अपने पास में एक सर्कल है जिसकी दो टेंजेंट्स अपन मतलब कि प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स बना लो पहले यहाँ पर। ये जो दो टेंजेंट्स के बीच में एंगल बन रहा है कौन सा, ये वाला। अपन रेडियस भी ले लेते हैं इसकी। अब समझना क्या कह रहा है ये। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल ये रहा, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से जो बनाई जाती है अपनी ये दो टेंजेंट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर यहाँ पर आ रही है। एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो लाइन सेगमेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर रही है उससे जो सेंटर पे अपने पास में एंगल बना, ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो फॉर समझा देता हूँ मैं इसको कैसे। ये पी ए बी और ये ओ है, तो यहाँ पर जो एंगल ए ओ बी है प्लस एंगल ए पी बी है वो क्या होंगे यहाँ पर 180 डिग्री होगा जिनका सम। सप्लीमेंट्री वही तो होते हैं, तो ए ओ बी और ए पी बी मिलाकर 180 डिग्री, ये अपन को यहाँ पर प्रूफ करना है। तो ये था आपका सवाल। अब देखो यहाँ पर कितना आसान है ये, 4 नंबर मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, इतना इजी क्वेश्चन। आप सबको पता है, इतनी बार अपन ने पढ़ लिया, टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेडियस कितना होता है यहाँ पर 90 होता है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर कि दो टेंजेंट्स अपन को दे रखी है, पी ए इक्वल टू पी बी होता है अपने पास में। तो यहाँ पर एंगल ओ ए पी कितना होगा 90 होगा। उसी तरह एंगल ओ बी पी भी कितना होगा यहाँ पर 90 डिग्री का होगा। और आपको पता है कि पूरा जो बन रहा है अपना ए ओ बी पी, इसका पूरा सम कितना होना चाहिए अपना 360 होता है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी बराबर है यहाँ पर किसके 360 के। दिक्कत कहाँ है इसके अंदर है, छोटा सा क्वेश्चन था। ये 90, ये भी 90, बाकी बचे कौन से अपने ए ओ बी बचा, और एक कौन सा बच गया अपने पास में ए पी बी बच गया जो कि 360 के इक्वल में। तो 90 90 180 है, तो ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी कितना आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो ये आ गया अपने पास 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी कितना आ गया यहाँ पर 180 डिग्री। यही अपन को प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ये यहाँ पे अपन ने प्रूफ कर दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट की अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पर सेकंड पार्ट भी देखते हैं। सेकंड पार्ट देखो, ये क्वेश्चन है ना आपके एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल में भी है और एग्जाम्पलर में भी है, और ये यहाँ पर सैम्पल पेपर में भी है। तो ये एक्स्ट्रा मतलब मान लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसको नज़रअंदाज भी उतना ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये इन तीनों के अंदर है तो यहाँ पर इसको किस तरह से सॉल्व करना है वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। क्वेश्चन पढ़ो यहाँ पर क्या है, दो टेंजेंट्स टी पी और टी क्यू, ठीक है। यहाँ पर ये दो टेंजेंट्स अपने पास में आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर हो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, टी पॉइंट से सर्कल तक, ठीक है। दो टेंजेंट्स अपन ने यहाँ पर बना रखी है। प्रूफ दैट एंगल पी टी क्यू माने ये वाला एंगल इज इक्वल टू टू एंगल ओ पी क्यू, इस एंगल के 2 गुना के बराबर है। कौन सा, ये वाला एंगल इसके 2 गुने के बराबर है। ये अपन को यहाँ प्रूफ करना है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। इसको देखो करना कैसे है। अब ये दोनों आपको पता है ये क्या है, ये टेंजेंट्स है ना, ये दोनों साइड इक्वल, तो इनके जस्ट सामने वाले एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे, होंगे नहीं होंगे, होंगे ना। पी टी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स, तो यहाँ पर पी टी बराबर क्या है टी क्यू होगा। अगर ये दोनों बराबर हैं, ट्राइंगल की दो साइड बराबर है, तो सीधी सी बात है जो ट्राइंगल टी पी क्यू है वो क्या हो गया यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया यहाँ पर। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो मैंने आपको बताया दो साइड इक्वल, दो एंगल भी इक्वल हो गए, तो एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू टी, एक सेकेंड, एंगल टी पी क्यू पहले इक्वल होगा किसके, एंगल टी क्यू पी के, दोनों एंगल इक्वल है। और आपको पता है एक ट्राइंगल, वही ट्राइंगल का तीनों साइड्स का सम कितना होता है 180 होता है, तो तीनों एंगल्स का प्लस कितना होगा 180, दोनों इक्वल है तो मैं इसको x मान लेता हूँ।
तो फिर क्या बनेगा, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स बराबर कितना होता है 180। उससे मैं यहाँ पे क्या कर पाऊँगा, एक्स की वैल्यू भी निकाल पाऊँगा। तो पी टी क्यू प्लस 2 एंगल एक्स बराबर कितना हो गया यहाँ पर 180 हो गया। तो यहाँ पर अपना एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको यहाँ पर ले जाओ, तो 2 एंगल एक्स बराबर आ गया 180 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू। अब मैं थोड़ा इसको यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ ताकि अपन इधर सॉल्व कर सकें क्वेश्चन। तो 2 एंगल बराबर किसके आ गया 180 माइनस एंगल पी टी क्यू के बराबर आ गया इसके। तो यहाँ पर आ गया अपने पास एंगल एक्स की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू ऑन में 2, ये अपने पास में आ गया एक्स की वैल्यू। अब बात करते हैं अपन इसकी ओ पी क्यू की, इसकी बात करते हैं अपन। अब देखो आपको पता है कि सीधी सी बात है, इसकी बात करें अपन ने तो ये अपन को पता है कि ओ पी टी एंगल ओ पी टी कितना है मेरे पास में 90 है, रेडियस टेंजेंट 90 बनाती है, कोई बड़ी बिग डील नहीं है यहाँ पर थ्योरम में। ओ पी टी 90 है 90। और यहाँ पर ये भी पता है अपन को कि क्यू पी टी कितना है, अपन ने एक्स माना था और इसकी वैल्यू भी अपन ने निकाली। तो आप कह सकते हो कि एक तरह से जो अपना एंगल ओ पी टी है ना, ओ पी टी जो 90 दे रखा है वो किस किस का सम होगा, वो सम होगा यहाँ पर ओ पी क्यू का प्लस एंगल क्यू टी पी क्यू का। किस किस का सम होगा यहाँ पर, एक सम होगा अपना इसका और एक सम होगा अपना इसका। इन दोनों एंगल्स के सम से ही तो बना है अपना ये पूरा एंगल, वही लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर ओ पी टी कितना होता है, पूरा 90 है, पूरा 90 है ये। और ओ पी क्यू नहीं पता, एंगल टी पी क्यू ये अपना एक्स माना था अपन ने, बिल्कुल माना था। तो 90 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर ओ पी क्यू प्लस एंगल एक्स की वैल्यू है मेरे पास में, रख सकता हूँ यहाँ पर कितनी है। तो इसको अगर अपन और यहाँ पर सॉल्व करते तो 180/2 आ जाता माइनस एंगल पी टी क्यू अपॉन 2 आ जाता, इससे यहाँ पर ये कट के 90 हो जाता। तो अब क्या होगा देखो, यहाँ पर 90 के इक्वल ले आए थे अपन यहाँ पर एंगल ओ पी क्यू को प्लस 90 माइनस एंगल पी टी क्यू को। 90 से 90 यहाँ पर कैंसिल हो गया और इसको अपन यहाँ पर ले आते हैं। तो एंगल पी टी क्यू अपॉन में 2 बराबर एंगल ओ पी क्यू आ गया। इस 2 को यहाँ ले जाओ तो एंगल पी टी क्यू बराबर 2 एंगल ओ पी क्यू अपने पास में बन गया। और यही अपन से यहाँ पर प्रूफ करवाना चाहता था और अपन ने कर दिया, हैंस प्रूफ। तो ये हो गया आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करी होगी तो आपके यहाँ पर फुल में से फुल मतलब 40 में से 40 नंबर के हकदार हो आप, बशर्ते प्रैक्टिस फुल होनी चाहिए आपकी। क्योंकि दो प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो अगर आप कोई भी ऑनलाइन वीडियो यहाँ पर ले रहे हो, किसी का भी देख रहे हो, एक होता है टीचर सॉल्व कर रहा है और स्टूडेंट देख रहा है बैठ के, उससे आपको ज़िंदगी में कभी भी मैथ्स नहीं आएगी। और दूसरा टाइप कौन सा हो गया, क्वेश्चंस को सेल्फ एनालाइज करना, खुद सॉल्व करना, खुद प्रैक्टिस करना, वही एक सही तरीका होता है। तो वो करना है आपको, ना कि देख करके सिर्फ सीखना है, उससे कभी भी नहीं आएगी। ये सेम वही सब्जेक्ट है, ये देखने पर नहीं आएगा, खुद करने पर ही आएगा, ऐसा सब्जेक्ट है। तो ये हो गया 12th। अब अगले पर चलते हैं। अब देखो 13th क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री in the form of a triangulation form the basis of navigation whether it is by land, sea or air. GPS, a radio navigation system, helps us to locate a position on earth with the help of satellites. तो ये केस स्टडी अपन को दी गई है यहाँ पर। अब देखते हैं केस स्टडी में है क्या। अ गार्ड स्टेशन एट द टॉप ऑफ 240 मीटर का टावर दे रखा है यहाँ पर और उसके ऊपर बैठा है एक गार्ड। इस टावर पे मान लेता हूँ ये एक गार्ड बैठा है, बैठा है, खड़ा है मतलब। और वो यहाँ पर क्या है, 240 मीटर का यहाँ पर एक टावर भी दे रखा है। तो वो टावर कितने का है, ये पूरा ये है यहाँ पर 240 का। अब चूंकि गार्ड तो यहाँ पर खड़ा है, फिर बोल रहे हैं वो ऑब्जर्व्ड एन अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टुवर्ड्स इट, और उसकी तरफ एक बोट आ रही थी। अ क्लाइनोमीटर और इनक्लाइनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग एंगल्स और स्लोप्स। क्लाइनोमीटर और इनक्लाइनोमीटर ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ पर एंगल्स और स्लोप्स को मेजर करता है। द गार्ड यूज द क्लाइनोमीटर टू मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट कमिंग टुवर्ड द लाइट हाउस एंड फाउंड इट टू बी दिस। अभी गार्ड ने यहाँ पर क्लाइनोमीटर लिया और वहाँ पर मेजर करके देखा, तो जो बोट आ रही थी उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन उससे बन रहा था वो कितना मिला उसको, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन उसको देखने को मिलता है यहाँ पर 30 डिग्री का। अगर ये बोट मैं समझ लेता हूँ यहाँ पर, तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बना कितने का बना, 30 का। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर कितना है, ये भी कितना होगा, 30 का होगा।
ये एक पूरी सिचुएशन थी जो मैंने आपको समझा दी। अब क्वेश्चंस पर देखते हैं अपन क्या पूछ रहे हैं। मेक एन लेबल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। तो ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो लेबल्ड फिगर बनाना है इसका। तो फिगर अपन बना देते हैं। यहाँ पर एक टावर है, एक बोट है जो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर है, और गार्ड का यहाँ पर बोट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। यहाँ पर कितना बन रहा है? 30 डिग्री का। तो ये भी कितना बनेगा? 30 का होगा। ए बी सी। और यहाँ पर टावर की हाइट कितनी है? 240 मीटर की हाइट है। ये एक सिचुएशन थी। और पूछा था अपन से कि टावर के फुट और बोट के बीच की डिस्टेंस अपन को बतानी है यहाँ पर। तो अपन बता देते हैं। वही बेस परपेंडिकुलर रिलेशन tan थीटा के अंदर होता है, वही अपन यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी tan 30 यहाँ पर दे रखा है, और परपेंडिकुलर अपने पास में यहाँ पर ए बी, और यहाँ पर बी सी अपन को बेस दे रखा है। तो tan 30 कितना होता है? ये होता है 1/√3। ए बी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास 240, और बी सी ये अपन को निकालना है। तो ये बड़ी आसानी से यहाँ पर सॉल्व हो गया। बी सी जो है अपनी कितनी आ गई? 240। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया यहाँ पर √3। तो बी सी की वैल्यू अपने पास आ गई 240 √3 मीटर। यूनिट लगाना मस्ट है यहाँ पर, यूनिट लगानी ही लगानी है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो अपन ने यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, कितनी आई? 240 √3 मीटर। पहला पार्ट अपना कंप्लीट होता है। दूसरे की बात करते हैं हम। दूसरे में क्या बोल रहा है ये? आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट बाद में, 10 मिनट बाद द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वॉज अप्रोच द टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इज रिड्यूस्ड बाय 240 √3 -1। अब क्या बोला उसने? 10 मिनट बाद में गार्ड ने देखा कि वो जो बोट है उसकी तरफ आ रही थी, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इज रिड्यूस्ड बाय 240 √3 -1। तो अब देखो, वो बोट पहले इस पॉइंट पर थी और अब यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आने से क्या हुआ? उसकी जो डिस्टेंस है यहाँ पर कितनी कम हो गई? उसने बोला है उसकी जो डिस्टेंस है यहाँ पर कम हो गई 240 √3 -1। ये उसकी डिस्टेंस है जो कम हो गई यहाँ पे टावर के फुट से। और अब क्या बोल रहा है ये? एंड ही इमीडिएटली रेज द अलार्म, और उसने अलार्म लगा दिया। व्हाट वाज द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। तो इस बार उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनने वाला है? मतलब कि ये वाला एंगल उसका कितना बन रहा है अब? तो ये अपन को यहाँ पर पता करना है। तो अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस की बात करते हैं अब। इसकी डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम टावर कितनी रह जाएगी? पूरी कितनी थी? 240 √3 फुल डिस्टेंस थी। और कितनी कर लिया था उसने कम? √3 -1। कितनी डिस्टेंस उसने यहाँ पर कम कर ली थी? तो ऑब्वियस है कितना रह जाएगा यहाँ पर? 240 √3 माइनस 240 √3 प्लस 240, ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो उसकी जो डिस्टेंस अब बची सिर्फ 240 मीटर बची। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, कौन सी वाली? ये वाली। सिर्फ 240 बची। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन अपन को यहाँ पर बताना है। तो वही अपना यहाँ पर क्या काम होने वाला है? परपेंडिकुलर और बेस की वो बात कर रहा है, तो tan थीटा अपन यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो हाँ अपना ये क्या था? टावर था, जो कि टावर की हाइट अपनी यहाँ पर थी 240 मीटर। और अब जो उसको ट्रैवल करना था, आपको पता है वो भी क्या रह गया था? 240 से रह गया था, तो ये पूरा कट गया यहाँ पर। tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई। tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? उसके लिए टेबल भी आपको याद होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ईजी टेबल, ईजी वैल्यू ये होती है tan 45 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर? 1 होती है। तो यहाँ पर आपके पास में एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ गया इस बार? एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया 45 डिग्री का। सेकंड पार्ट में आपसे इतना ही पूछा था। दोनों पार्ट अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। 2-2 मार्क्स के थे। मतलब काफ़ी आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा कोई नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ आ रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा सा बस गौर करना है और क्वेश्चन आपका सॉल्व। तो कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 13 की केस स्टडी अपन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट केस स्टडी पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14, केस स्टडी 2। केस स्टडी 2 देखते हैं यहाँ पर क्या है। पुशअप्स आर अ फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ। तो पुशअप्स अगर आप लगाते हो यहाँ पर फास्ट और इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपकी स्ट्रेंथ बनाने की। तो दीज आर हेल्पफुल इन ऑलमोस्ट ऑल स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग एथलेटिक्स। और ये आपके हर स्पोर्ट्स में काम आते हैं इंक्लूडिंग एथलेटिक्स में। वाइल द पुशअप्स प्राइमरली टारगेट्स द मसल ऑफ द चेस्ट, आर्म्स एंड शोल्डर्स। तो आपके क्या यहाँ पर चेस्ट पर, आर्म्स पर और शोल्डर्स पर फर्क पड़ता है। और सपोर्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम द अदर मसल्स हेल्पिंग टोनिंग अप द होल बॉडी। तो ये एक अपना पूरा यहाँ पर पुशअप्स के बारे में बताया गया है। तो अब देखते हैं अपन केस स्टडी में इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है।
नीतीश वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट इन द पुशअप चैलेंज, नीतीश को पुशअप चैलेंज में यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। ही कैन करेंटली मेक 3000 पुशअप्स इन 1 आवर, और वो यहाँ पर 3000 पुशअप्स 1 घंटे में लगाता है, उसको बनाने हैं यहाँ पर, है ना, 3000 पुशअप्स 1 घंटे में। बट ही वॉन्ट्स टू अचीव अ टारगेट ऑफ 3900, उसको जो टारगेट अचीव करना है ना वो कितना है यहाँ पर 3900 का टारगेट अचीव करना है इन 1 आवर। तो अब देखो पहले तो क्या 1 घंटे में वो 3 ही लगा रहा है, पर उसका जो टारगेट है वो चाहता है कि 1 घंटे में वो इतने पुशअप्स लगा ले, फॉर विच ही प्रैक्टिस रेगुलरली, और उसके लिए वो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है यहाँ पर। विथ ईच डे ऑफ प्रैक्टिस ही इज एबल टू मेक 5 मोर पुशअप्स इन 1 आवर एज कम्पेयर टू प्रीवियस डे। तो देखो इतनी सही बात बोल रहा है वो, हर दिन के मुकाबले हर दिन वो 5-5 पुशअप्स बढ़ाता जा रहा है अपनी प्रैक्टिस से। मतलब पहले दिन अगर वो 3000 लगाया था ना, तो अब वो है ना अगले पिछले दिन के मुकाबले 5 ज़्यादा लगाएगा, मतलब 5 पुशअप ज़्यादा करेगा हर बार। तो यहाँ पर कितना करेगा वो 3010 करेगा, और फिर कितनी कर लेगा वो 3015, ऐसे 5-5 बढ़ाता जाएगा, और उसको टारगेट है यहाँ पर 3900 का। तो ये एक AP नहीं बन गई अपनी, यहाँ पर बन गई ना, हर दिन 5 पुशअप ज़्यादा लगा रहा है। इफ़ ऑन फर्स्ट डे प्रैक्टिस 3000, वही बात मैंने आपको यहाँ पर कही कि पहले दिन अगर 3000 लगाता है और रेगुलर लगाता जा रहा है, और एक दिन वो अपना टारगेट अचीव भी कर लेता है रेगुलरली टिल हिज टारगेट इज अचीव, जब तक उसका टारगेट अचीव नहीं हो जाता, जब तक वो प्रैक्टिस करता जा रहा है। कीप द अबव सिचुएशन इन द माइंड, इस सिचुएशन को अपने दिमाग में रखते हुए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो वही बात है कि पहले अगर उसने पुशअप्स 3000 से यहाँ पर क्या किया था, पहले दिन 3000 बनाया, फिर 3005, 3010, तो ये एक AP बन गई यहाँ पर, और अब क्वेश्चंस के अपन को जवाब देने हैं। तो क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। AP अपनी बनी थी यहाँ पर पहले दिन 3000, फिर 3005, फिर 3010, टारगेट है उसका यहाँ पर 3900 का। फॉर्म एन AP रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे के पुशअप्स हैं। हैंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड। इसका मतलब क्या हुआ है कहने का, कि उसको कितने दिन प्रैक्टिस करनी होगी कम से कम, जब तक उसका गोल जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये गोल किसवें दिन कंप्लीट होगा, जब तक वो करता ही रहेगा प्रैक्टिस। तो कौन सा वह दिन, कौन सी भी टर्म यहाँ पर पूछी गई है आपसे, कौन सा पद है वो, है ना। तो यहाँ पर n आपको कैलकुलेट करना है, तो वो अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो n निकालते हैं अपन a + n-1 d से। an कितना है यहाँ पर 3900, फर्स्ट टर्म कितनी है अपने पास 3000। एक प्रॉपर वे में लिखना है कि फर्स्ट टर्म आपके पास 3000 है, कॉमन डिफरेंस आपको उसको निकाल के बताना है कि a2 - a1 होता है 3005 - 3000, कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो मतलब हर एक चीज़ आपको एग्जाम में बतानी है। प्लस n-1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये तो निकालना ही अपन को, डिफरेंस कितना है यहाँ पर 5। तो इसको यहाँ पर ला के माइनस कर दिया अपन ने, 3900 से माइनस कर दो 3000 को, इक्वल में रह गया 5n-1, कितना आ गया यहाँ पर 900 आ गया। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 900 को डिवाइड कर दिया पर 5 से, तो ये कट जाएगा, 5 × 5, 5 × 8 = 40। तो n-1 अगर 180 है तो n आ गया अपने पास 181। तो ये उसका कौन सा होगा, 181वां दिन होगा जिस दिन वो अपना टारगेट जो है कंप्लीट कर लेगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज जो आ गए अपने, जिस दिन उसको प्रैक्टिस करनी होगी, वो कितने आ जाएंगे अपने पास में, n-1 कितना आया था अपना 180 बना था ना, तो 180 यहाँ पर आ जाएगा, और n की वैल्यू अपन ने यहाँ पर निकाली ली। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड देखते हैं क्या है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय नीतीश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव्ड। स्टार्टिंग से, जब से उसने प्रैक्टिस करना यहाँ पर चालू किया था तब से और एंड तक उसने कितने पुशअप्स लगा लिए, इसको बताना है। 3000, 3005 ऐसे प्लस करते हुए, है ना। तो सेम बात क्या है यहाँ पर, सम की बात कर दी इसने। इस क्वेश्चन में अपन को सम बताना है, तो सम बता देते हैं अपन। तो सम निकालना है, तो SN = अब फर्स्ट टर्म अपने पास में है, AP क्या आई थी अपने पास में, AP ध्यान है ना, AP थी यहाँ पर 3000, 3005, 3010, एंड ये चलती जा रही थी यहाँ पर 3900 तक। तो इसका सम निकालना है, सीधी सी बात यह है। तो फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, तो अपन क्यों ना SN = n/2 a + l का यूज़ करें, काफ़ी जल्दी अपन कैलकुलेट कर पाएंगे। n कितना है यहाँ पर अपन ने निकाल लिया, यहाँ पर कितना आया था 181 आया था, n यही तो निकाला था अपन ने, 181 ही तो आया था। तो और फर्स्ट टर्म अपने पास में कितनी है यहाँ पर 3000, लास्ट टर्म कितनी है अपने पास 3900। तो 181/2 प्लस किया, कितना बना 6900। अब इसको सॉल्व करना है अपन को, तो पहले अपन इसको डिवाइड करें क्या। तो 181 × 69 × 100/2, 50 आ गया। ये मल्टीप्लाई करना है तो कर लेते हैं अपन। 181 को सबसे पहले 69 से, 9 × 1 = 9, 9 × 8 = 72,
7, 9 1 9, 9 और 7 कितना होता है 16 होता है, 6 1 6, 6 8 48, 4, 6 1 6 6 और 4 10 और 9 8 4 5 1, 5 नहीं आएगा यहाँ पर, 2 आएगा, 9 आ गया, 6 और 2 8 हो गया, 6 और 8 14 1 2 1, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से इसको 5 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि 50 बच रहा है ना, 5 9 का कितना होता है 45 होता है, 4 आ गया, 5 8 40 और 44 हो गया, 20 और 24 हो गया, 2 हो गया, 12 हो गया, 1 5 1 5 और 1 6 हो गया, तो इसका पूरा मल्टीप्लाई आ गया 6 2 4 4 5 0। कितनी लगा ली उसने, 6,24,450 लगा चुका है वो, ज़्यादा नहीं लगा रहा क्या बहुत कोई ना, क्वेश्चन है करना तो पड़ेगा ही। तो ये हो गया अपना सेकंड कंप्लीट, और ये क्वेश्चन नंबर था अपना 14th, जो कि लास्ट क्वेश्चन था अपने सैम्पल पेपर स्टैंडर्ड मैथ का, और यहीं पे आपका सेशन जो होता है कंप्लीट। अब आपको करना क्या है यहाँ पर, सबसे पहले तो इस स्टैंडर्ड पेपर को वापस से सॉल्व करना है, इसको दोबारा सॉल्व करके देखना है, खुद एनालाइज करना है आपको, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, जय हिंद। और सेशन को शेयर, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना क्योंकि नेक्स्ट सेशन आएगा, पता भी तो चलना चाहिए ना, तो बेल आइकन को ज़रूर दबा देना।